Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Fundamental Rights, and under this chapter we have completed our discussion regarding right to equality, right to freedom, and we have started discussing right against exploitation, and under this right we have seen that in our country exploitation of a particular section was existing in the pre-independent era. And there was a lot of exploitation of some sections of the society. As I told you, जब भी exploitation होता है तो it is always of the weaker section of the society, और जो weaker section हमारी society में है वो जो पुअर हैं, जो वुमेन हैं, जो दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, चाइल्ड हैं, बच्चे, ये ही जो है वो वीकर सेक्शन होते हैं और इन्हीं के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस exploitation, and that is why this right has been included as fundamental right in our constitution. और इसमें हमने देखा था, कल इस बात को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर या बेगार को पूरी तरह से ये कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि आज के समय में हम ये बेगार नहीं करा सकते. दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स. और बेगार क्या होता है? जब हम किसी से काम कराएं और उस काम के बदले में उसको जितना देना हो पैसा उतना नहीं दे, उससे कम दे, तो उसी को हम बेगार कहते हैं या बॉन्डेड लेबर कहते हैं या फोर्स्ड लेबर कहते हैं. और जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तभी इस तरह का एक एग्जांपल हमारे सामने आया था, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरह से जो एशियन गेम्स के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें जो कंस्ट्रक्शन के काम में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने लेबर्स के साथ किस तरह से उनको कम वेजेस देकर के काम करवा रहे थे. और जो हमारे वही जो वीकर सेक्शन है, क्यों उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है? आखिर उन्हीं का क्यों होता है? क्योंकि हर जो भी उनको एक्सप्लॉइट करने वाला होता है वो जानता है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो हमारे अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता. कमज़ोर के सेंस में, हर सेंस में, न तो उसके पास नॉलेज है, जानकारी है, अवेयरनेस है, न उसके पास इतना पैसा है कि वो हमारे अगेंस्ट किसी तरह से कोर्ट मुकदमा कुछ कर सकता है, न ही उसके पास इतना टाइम है कि वो हमसे लड़ेगा, और हमसे लड़के वो जानता है कि वो जीत नहीं पाएगा. तो इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सप्लॉइटेशन के लिए. तो वैसे केस में जो कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एशियन गेम्स के टाइम में जब लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था तो एक एनजीओ थी, सोशल साइंटिस्ट जो थे, उनका जो ग्रुप था वो आगे आया, उसने इनिशिएटिव लिया और उन लेबर्स के बिहाफ में उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर की कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है. और तब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्योंकि काम तो गवर्नमेंट का ही था, है ना. जो एशियन गेम्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे वो तो गवर्नमेंट का फंक्शन था, गवर्नमेंट ने ठेके पर किसी को दे रखा था, उनकी तरफ से ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. तो इसके लिए गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी. तो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो काम करे सही ढंग से, उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करे. तो ये राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली हमें दिया गया है कि अब जो बेगार है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है. दिस इज अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है. तो अब ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, इसमें पहला चीज़ तो हमने यही देख लिया कि बेगार को ख़त्म किया गया. दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री की इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है. अभी तो इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर जो पहला काम किया गया, जो पहला हमारा एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन हुआ,
वो ये है कि बॉन्डेड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड और इज प्रोहिबिटेड। बॉन्डेड लेबर इज प्रोहिबिटेड। अब इसके साथ साथ एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आज भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। दिस प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग, बट वही बात है कि डिग्री जो है वो कम हो गई है। तो पहले दूसरी जो प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दैट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग की बाइंग और सेलिंग। तो ये जो प्रथा है, ये जो प्रैक्टिस है, वो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारे कंट्री में ही प्रिवेल कर रही थी। ये चीज़ें बहुत सारे मतलब हर कंट्री में जो पहले का समय था उसमें ये चीज़ें होती थी, लेकिन मॉडर्न पीरियड जब से आया, जिसको हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी जब से स्टार्टिंग हुई, तो ये चीज़ें ख़त्म होने लगी हर जगह पे। और हमारे यहाँ भी इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पूरी तरह से अवेयर थे। ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं सोसाइटी में, बाइंग एंड सेलिंग होता है फॉर मेनी पर्पसेस, बहुत सारे रीज़न से, बहुत सारे कारणों से इस तरह से इंसान की खरीद बिक्री होती है सामान की तरह। पीपल, ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हैं, इसको पूरी तरह से हमारे कंट्री में अब प्रोहिबिट कर दिया गया है। बट वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेंशन करने से कोई चीज़ हमें मिल नहीं जाती है, बल्कि जो सिचुएशंस होते हैं, जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो चीज़ें गड़बड़ अभी भी हैं। इस तरह के सेलिंग एंड बाइंग जो है वो अभी भी होता है, अभी भी इंसान जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट है वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। बाइंग एंड सेलिंग is prohibited। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का यही इंटेंशन था कि जो सोसाइटी की खामियां हैं, जो एविल्स हैं, उनको कम से कम किया जाए। इस तरह का जो एक इंसान ही दूसरे इंसान का जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करता है वो ख़त्म हो, और इसलिए ये सारे प्रोविजंस किए गए। और फिर भी ये बात हमेशा ख्याल रखना है कि जो सोसाइटी के एविल्स है ना, वो कानून बना करके या कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविज़न करके उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह से तभी ख़त्म होगा जब ये हमारे दिमाग से जाएगा, जब हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी। और उसके लिए एक ही रास्ता है, एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अदर देन स्प्रेडिंग एजुकेशन देयर इज़ नो वे। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग हैं, बट इन चीज़ों को साथ में मिला के पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, पढ़ाई जो होती है ना, जब हम दिल से करते हैं तो उस पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और ख़ास करके जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ की पूरी जो स्ट्रीम है, वो तो हमारे इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा दिल लगाने की ज़रूरत होती है। अगर हम चीज़ों को बिल्कुल अपने हिसाब मतलब इमोशंस के साथ समझेंगे ना, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। कभी आपको ये नहीं होगा कि हम भूल गए, अरे क्या था क्या नहीं था, बिकॉज दीज आर ऑलवेज विथ यू। वो कभी आपसे अलग होगा ही नहीं आपकी पढ़ाई, क्योंकि वो आपका ही एक हिस्सा बन चुका है, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी सोच का। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे कि एक और चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया उस समय, वो ये था कि जो 14 ईयर्स से बिलो एज के बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह के हैज़ार्डस काम में नहीं लगाया जा सकता है। हैज़ार्डस मतलब जैसे जो खतरनाक डेंजरस काम होते हैं, जैसे माइंस में काम है, माइनिंग का काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। एक इंसान जब माइन के अंदर जाता है तो पता नहीं होता है, वर्कर या कोई भी इंजीनियर्स भी
बहुत रिस्क होता है। जब वो अंदर जाता है तो ये नहीं पता होता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह की जो डेंजरस जॉब है, हजार्डस जॉब है, इसमें 14 साल से कम एज के बच्चों को नहीं इंगेज करना है। तो अब तो ये हो गया कि देखो, मेन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो सिर्फ यही कहा गया था कि हजार्डस जॉब में नहीं लगाना है और बाकी कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब से 2009 में, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ना कि 2009 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया गया कि अब राइट टू एजुकेशन हमें मिल गया। पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था। तो राइट टू एजुकेशन में क्या प्रोविजन किया गया, आरटीई इसको कहते हैं, कि जो 14 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि उनको कंपल्सरी एजुकेशन देना है, फ्री एजुकेशन देना है, तो इसका ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि चाइल्ड लेबर खत्म, है ना। अब 2009 के बाद से चाइल्ड लेबर जो है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। हालांकि आज भी हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। हम अपने हाथों से, अपने आँखों से उन बच्चों को देखते हैं काम करते हुए। स्वीपर है, हमारी बिल्डिंग का स्वीपर है, वो 14 साल से कम एज का बच्चा है। वो हर दिन आता है हमारे घरों से गार्बेज ले जाता है। क्या है, मतलब सामने वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। जो जिसको हम कहेंगे प्रबुद्ध वर्ग, द इंटेलिजेंट क्लास इज ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। हमारे जैसे लोग भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो ये सिचुएशन है जो कि बहुत ही हाईली डिप्लोरेबल कंडीशन कही जाएगी। और इसके लिए करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चीज़ें हैं इस तरह की, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर 2009 से ही ये आरटीई आ चुका है तो एटलीस्ट उसके बाद तो चाइल्ड लेबर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। बट होपफुली ये चीज़ें बंद हो जाएं, है ना। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 3 चीज़ें हैं। ये लास्ट वाला भी आई विल राइट डाउन कि children below children below 14 years of age cannot be engaged cannot be engaged in dangerous job. So ये 3 चीज़ें हैं। Bonded labor is prohibited under this right against exploitation. The second is buying and selling of human beings are prohibited. Okay. And the third one is children below 14 years of age cannot be engaged in dangerous jobs. Okay. ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, right to
right to freedom of religion. Okay. Our constitution gave us this right to freedom of religion. We are free to follow the religion of our own choice. No one can compel us to follow any religion. We are free, है ना. और अगर देखा जाए तो ये जो फ्रीडम है, दिस फ्रीडम इज a very very important freedom in democracy. जिस डेमोक्रेसी जो हम आज कहते हैं कि आज की दुनिया डेमोक्रेसी की ही दुनिया है, हर कंट्री चाहे वो अनडेमोक्रेटिक भी हो बट इट वांट्स टू प्रूव दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक, है ना. हर कंट्री अपने आप को यही प्रूव करना चाहती है कि वो डेमोक्रेटिक है. और इस डेमोक्रेसी में सेक्युलरिज्म जो है, जिसको बिकॉज जहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे वहाँ अपने आप सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है. बिकॉज सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट. All the religions would be given equal treatment by the state. No religion will be given any kind of priority by the state. Every religion is equal. Every people are equal in the eyes of the government. There should not be any discrimination on the basis of religion, है ना. And one more thing is there with this secularism, that there should be no relation between the politics and the religion. और इसमें हम लोग अभी आगे थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच का रिलेशन नहीं होना जो सेक्युलरिज्म है, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं. अब तो दिस टॉपिक हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था. वो आपको टॉपिक नहीं, इट वॉज अ चैप्टर एक्चुअली. वो चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो गया है. तो लेकिन उसकी जो मेन चीज़ है वो अभी मैं बताऊंगी इसमें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि समझना इस लेवल पे जहाँ पर आपको 11th में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर यहाँ पर नहीं समझे तो फिर काफ़ी चीज़ें मतलब छूट जाएंगी. इसलिए उसको हम इसी में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. तो यहाँ पर अभी जो हम सेक्युलरिज्म का मतलब समझ रहे हैं वो यही है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अगर हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं तो दैट इज सेक्युलरिज्म. और अगर स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, स्टेट धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करती है, किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देती है, हर धर्म उसके नज़र में बराबर है, तो हम उसको सेक्युलरिज्म कहेंगे. और हमारी कंट्री में जो सेक्युलरिज्म हमने अडॉप्ट किया वो इसी ये जो फंडामेंटल राइट है यही हमारी कंट्री को सेक्युलर बनाता है. बिकॉज बिफोर 42nd अमेंडमेंट सेक्युलरिज्म टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुआ था. 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ कि ये जो सेक्युलरिज्म का जो टर्म है उसको लाया गया किसमें, इसमें प्रियम्बल में इंक्लूड कर दिया गया. इसके पहले वो प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं था, है ना. तो प्रियम्बल में क्या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. तो बस इसी राइट के कारण हमको ये समझा जाता था कि हाँ, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ रिलीजियस कंट्री. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है इक्वालिटी. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस. तो रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से अगर हम आज का समय देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं, मॉडर्न कंट्रीज़ जो भी हैं, सभी ने सेक्युलरिज्म को ही अडॉप्ट किया है. हालांकि रिलीजियस कंट्रीज़ आर आल्सो देयर, बट उनका नंबर बहुत कम है. और हर कंट्री में लोगों को ये राइट मिला हुआ है कि वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं. फॉलो करना, उसको मानना, प्रोफेस करना, उसके बारे में आप अच्छी बातें बोल सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके प्रचार कर सकते हैं, है ना. ये राइट जो है आज के समय में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आता है. लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर हम पीछे के समय को देखें, जबकि डेमोक्रेसी नहीं था, मोनार्किकल सिस्टम हुआ करता था, तो उस समय क्या होता था, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन लोगों को नहीं मिला हुआ था. फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि रूलर, किंग, एम्परर जिस रिलीजन का है, अगर आप उस रिलीजन के नहीं हो तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी. कई बार परसिक्यूशन हो जाता था,
बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता था दूसरे धर्म के लोगों को, कई बार फोर्सिबली उनका धर्म बदलवाया जाता था। एंड इट इज़ नॉट ओनली द केस ऑफ इंडिया। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में जो मुगल्स आए तो ऐसा हुआ, खास करके औरंगजेब के टाइम में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें कि हम देखते हैं कि फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ काफ़ी ज्यादती हुई, अत्याचार हुए। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही ट्रेंड था, जिसको हम कहेंगे कि मॉडर्न पीरियड के टाइम पहले का जो आधुनिक काल है उसके पहले का जो समय था उसमें यही ट्रेंड हुआ करता था, मोनार्किकल सिस्टम में यही होता था। तो बात को हमें ये समझना है कि जब मोनार्किकल सिस्टम था तो ये चीज़ें चलती थी, मतलब उसको सही माना जाता था। भाई राजा जिस धर्म का है आपको उसी धर्म का होना है, अगर आप नहीं है तो फिर राजा आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार करने के लिए फ्री है। तो इसलिए जब मोनार्किकल सिस्टम ख़त्म होता है और डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे कि हमारे लिए एक आम आदमी के लिए, कॉमन पीपल के लिए, सबके लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ये बोन था कि आपको अपने धर्म को, जो भी आप धर्म को चाहिए वो मानिए। द स्टेट इज नॉट देयर टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। ठीक है, आपको पूरी तरह की आज़ादी दे दी गई। ये एक मतलब मॉडर्न ट्रेंड है, हर कंट्री जो है, जो भी डेमोक्रेटिक है मोस्टली उसने इसको अडॉप्ट किया है। लेकिन आज भी रिलीजियस कंट्रीज भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बट उनका नंबर कम है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में, in our country what kind of freedom of religion is there। तो सबसे पहला तो इसमें हमारा यही है कि हमें फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप मिला हुआ है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। अब ये फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप का मतलब क्या होता है? इसमें तो सबसे पहले चीज़ जो आती है वो ये है कि इसी के अंदर ये भी समझ में आता है कि हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी मिला हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब ये हो रहा है ना कि ये जरूरी नहीं है कि हम किसी धर्म को माने ही। अगर हमारा कंसाइन कहता है कि हम किसी भी धर्म को ना माने तो ये अधिकार भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस राइट टू अस ऑल्सो दैट वी कैन बी एन एथिस्ट। एथिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नास्तिक। ठीक है, तो ये राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि हम नास्तिक या आस्तिक कुछ भी हो सकते हैं, एथिस्ट या थीस्ट। इट डिपेंड्स ऑन अस, इट इज टोटली आवर डिसीजन। नो वन कैन इंटरफेयर विद दिस डिसीजन, है ना। किसी को भी इसमें इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। ये टोटली हमारा डिसीजन होगा कि हम किसी धर्म को बिलीव करें या किसी भी धर्म में ना बिलीव करें। अगर किसी धर्म में बिलीव करना है तो कौन से धर्म में बिलीव करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पर्सन ओनली। नो, द स्टेट हैज नो अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन दैट। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या क्या राइट मिला हुआ है भाई? हमें प्रोफेस करने का, फॉलो करने का, प्रोपोगेट करने का। ठीक है, ये राइट्स हमें मिले हुए हैं। प्रोफेस करना, उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। फॉलो करना, उस जो धर्म हमारा, जो कुछ भी हमसे चाहता है कि हम करें वो हम कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता है। प्रोपोगेट करना कि हम अपने धर्म के बारे में लोगों को प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें जो फॉलो करने में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस बारे में आप लोगों ने 8th में भी सेकुलरिज्म एक चैप्टर था, है ना, याद नहीं होगा। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो हमको इस बात का पूरी तरह से आज़ादी देता है कि वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिलीजन वी आर फ्री टू फॉलो दैट रिक्वायरमेंट। अगर हमारा धर्म कहता है कि हमें सिर पे पगड़ी बांधनी है, और जैसे जो सिख होते हैं उनके लिए केस जो होती है वो कट नहीं करते हैं, तो वो जो मेल होते हैं उनका भी लंबे बाल होते हैं और वो उसको पगड़ी बांध के रखते हैं, मुरेठा बांध के रखते हैं। तो ये जो होता है
इसके कारण क्या होता है कि वो हेलमेट नहीं पहन सकते। तो अब कोई सरदार अगर हेलमेट नहीं पहना है तो क्या होगा, उसके लिए कोई भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान नहीं काटेगी। लेकिन अगर कोई नन सरदार जिसके सिर पे पगड़ी नहीं है, अगर उसने नहीं पहना है तो उसका चालान कटेगा। ये क्यों है? क्योंकि उसका रिलीजन उसको कहता है कि उसको पगड़ी बांधनी है, तो उसको बांधनी है। गवर्नमेंट उसको नहीं कहेगी कि नहीं आप पगड़ी नहीं बांधिए, आप बाल कटवाइए और आप हेलमेट पहनिए। यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है हमारा सेक्युलरिज्म, हमारा मतलब इंडिया का सेक्युलरिज्म। किससे? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। कैसे डिफरेंट हो जाता है? जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म है, जैसे अमेरिका में, यूरोप के कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म है, उसमें आप पब्लिक प्लेस में नहीं एग्जिबिट कर सकते हैं किसी भी तरह के रिलीजियस सिंबल को। जैसे ये जो पगड़ी वाली ही बात है सिखों की, ये नहीं वहाँ पर चलता है। वहाँ पर आपको जो है किसी भी तरह के रिलीजियस सिंबल्स को आप शो नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में। तो ये क्या है, हमारे यहाँ रिलीजियस मैटर में स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है, क्योंकि रिलीजियस मैटर्स जैसे हैं उसको ऐसे ही चलने देना है, छोड़ देना है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि एकदम बिल्कुल भी रिलीजियस मैटर, रिलीजियस चीज़ जो है वो पब्लिक में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। तो एक और चीज़ इसी के साथ हम लोग उसको भी अभी करेंगे, वो भी बताऊंगी अभी मैं। अभी तो ये समझ लो कि फॉलो करने में हम लोगों को इस तरह का है कि हाँ, हम अपने धर्म के अनुसार फॉलो करेंगे और सरकार उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपने हिसाब से धर्म को फॉलो कर सकते हैं। जो भी हमारा धर्म कहता है हम उसके हिसाब से बिहेवियर करेंगे, कोई हमको रोकेगा नहीं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म अगर हमको कह रहा है कि अपना गला काट के चढ़ा दीजिए तो वो हम कर देंगे। इस तरह की चीज़ पे क्या होगा, गवर्नमेंट रोक लगाएगी। अगर हमारा जो रिलीजन है, अगर वो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस उस रिलीजन में है जो कि मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ के लिए जो हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। उस कंडीशन में गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि ये तो रिलीजियस मैटर है, ये तो उनका धर्म कहता है, उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना है। नहीं, उस कंडीशन में गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि वो इंटरफेयर कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो कि पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है। लाइक ह्यूमन सेक्रीफाइस हमारे यहाँ होता था, बच्चों की सेक्रीफाइस हिंदुइज्म में ये चीज़ें होती थी, बट इसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है सरकार को कि वो ऐसे प्रैक्टिसेस पे रोक लगा सकती है। और इसी तरह के जो प्रैक्टिसेस थे उसी में सती का जो प्रैक्टिस चला आ रहा था इंडिया में, वो तो खैर इंग्लिश रूल के अंदर ही, ब्रिटिश रूल के अंदर ही 1829 में बंद करवा दिया था विलियम बेंटिक ने। बट इस तरह की और भी चीज़ें जैसे बाईगैमी है, बाईगैमी को भी अब इलीगल कर दिया गया है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो औरतों का एक्सप्लॉयटेशन है ना। तो इस तरह से धार्मिक मामलों में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इंटरफेयर कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है फॉर पॉजिटिव पर्पस। अगर कुछ ऐसा निगेटिव चीज़ हो रहा है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे इस्लाम में ही जो हम लोग अभी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना, एक तरह से ये क्या है, इसका काफ़ी विरोध हुआ। जो इस्लाम में के जो मौलवी हैं, जिसको हम कहेंगे हार्ड लाइनर्स, उन्होंने इसका काफ़ी अपोज किया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया, इस धार्मिक मामले में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। क्यों इंटरफेयर किया? क्योंकि इस प्रैक्टिस के कारण, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, औरतों का एक्सप्लॉयटेशन था, ये उनकी कंडीशन खराब हो रही थी। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फॉर द पर्पस इज पॉजिटिव, in order to protect the interest of the woman, this move was done by the government कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया जाए। ये इंटरफेरेंस है, ये रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट का पूरी इंटरफेरेंस है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का अधिकार है, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक प्रैक्टिस के आड़ में
in the covering of this practice what is happening, exploitation of the women section of the society. तो इसको बंद किया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारी सेकुलरिज्म में अलाउड है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव पर्पस से रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है। अब जैसे अनटचेबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 17 से। अनटचेबिलिटी भी तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे धर्म का एक हिस्सा था, हिंदुइज्म का एक मतलब धर्म का हिस्सा था कि शूद्रास को इस तरह का ट्रीट करना, इस तरह की मनुस्मृति में चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें इंटरफेयर किया। तो जब भी पॉजिटिव पर्पस से इंटरफेरेंस हो सकता है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई रोक नहीं लगाता है। धार्मिक आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म अगर कहता है कि आप बलि चढ़ा दीजिए बच्चे की या कुछ भी उस तरह की गलत चीज़ करिए तो वो आपको करने दिया जाएगा। सो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।